नमस्कार, किसान समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं साइमा खान। सबसे पहले नजर डाल लेते हैं हेडलाइंस पर। श्री अन्न भारत और दुनिया के लिए बना है वरदान। प्रधानमंत्री ने महाराष्ट्र के नांदेड़ में आयोजित एक कार्यक्रम में देश के किसानों के चहुमुखी विकास की प्रतिबद्धता को दोहराया और कहा कि किसानों ने श्री अन्न से दुनिया का कराया है परिचय। कृषि मंत्रालय ने भी बाजरे और श्री अन्न को बताया पौष्टिक। किसानों को इस साल धान के साथ अजोला खाद के उत्पादन की सलाह। अजोला खाद अपनाकर किसान धान की लागत कम करने के साथ साथ हासिल कर सकते हैं धान की बम्पर पैदावार। अजोला किसानों के लिए किसी वरदान से कम नहीं। पूसा के वैज्ञानिकों ने किसानों के लिए जारी की सलाह। किसान रबी फसलों की कटाई के बाद अब गर्मी में खाली पड़े खेतों में दलहन तिलहन के साथ ही सब्जी लगाकर कर सकते हैं अतिरिक्त कमाई। एक प्रमुख ब्रिटिश साइंस जर्नल नेचर में छपे एक लेख में भारत को बताया गया है साइंस पावर हाउस। लेख में कहा गया है कि अमेरिका और चीन के बाद अनुसंधान के क्षेत्र में भारत दुनिया के अग्रणी देश में शामिल। वहीं CSIR राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला ने भी बताया है देश ने विज्ञान और तकनीकी के क्षेत्र में पिछले एक दशक में अभूतपूर्व सफलता की है हासिल। और अब समाचार विस्तार से। कृषि मंत्रालय ने एक बार फिर से मिलेट्स और ज्वार के गुणों को लोगों के बीच साझा किया है। सोशल मीडिया एक्स पर जानकारी साझा करते हुए कृषि मंत्रालय ने कहा है कि ज्वार, जिसे सोरघम भी कहा जाता है, एक पौष्टिक बाजरा माना जाता है क्योंकि ये कई स्वास्थ्य लाभों से भरपूर है। जलवायु के हिसाब से लचीली फसल होने और खेती के लिए टिकाऊ दृष्टिकोण के साथ ये स्वास्थ्य और पर्यावरण दोनों के लिए एक बढ़िया विकल्प है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी आज किसानों के चहुमुखी विकास की प्रतिबद्धता को दोहराते हुए कहा कि हमारे देश के किसानों ने दुनिया को पौष्टिक और एकदम सस्ते दामों में उपलब्ध मिलेट से परिचित कराया है। हम चाहते हैं कि सरकार किसानों के चहुमुखी के विकास के लिए प्रतिबद्ध है। समस्या के समाधान के लिए अपर पैनगंगा प्रोजेक्ट पर काम चल रहा है। यहां के किसानों को इसका बड़ा लाभ मिलेगा। हमारी सरकार ने फसल बीमा योजना के तहत किसानों को प्रीमियम से 5 गुना ज्यादा क्लेम दिलवाया है। किसान सम्मान निधि के तहत अकेले नांदेड़ के किसानों को ही 1300 करोड़ रुपए से ज्यादा मिले हैं। इस क्षेत्र में तो ज्वार, बाजरा बहुत होता है। हमारी सरकार ने इस मोटे अनाज को पूरे देश में एक पहचान दी है। उसके लिए पहचान दी है श्री अन्न। चाहे ज्वार हो, बाजरा हो, वो श्री अन्न का के साथ पहचाने जाए। और जब से ये काम शुरू किया है, दुनिया भर में लोगों का ध्यान हमारे श्री अन्न पर गया है। और धान भारत की प्रमुख फसलों में से एक है। खरीफ सीजन में अधिकांश राज्यों के किसान इसकी खेती करते हैं और ऐसे में किसान कुछ नई उन्नत तकनीकों को अपनाकर धान की लागत में कमी करने के साथ ही बम्पर पैदावार ले सकते हैं। और इस साल किसान अपने खेतों में धान के साथ ही आजोला की खेती करके इसका उत्पादन बढ़ाएं। किसान धान के खेतों में आजोला का इस्तेमाल हरी खाद के रूप में करें, जिससे धान की फसल को नाइट्रोजन सहित अन्य पोषक तत्व उपलब्ध हो सकते हैं और उत्पादन एवं गुणवत्ता में वृद्धि होती है। धान की खेती में रासायनिक उर्वरकों के दुष्प्रभाव को कम करने में आजोला किसानों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। आजोला बहुत ही कम लागत और कम समय में तैयार होने वाली हरी खाद है। इसका इस्तेमाल करने से धान के पौधों का बेहतर विकास होता है। आजोला की वृद्धि के लिए 30 से 35 डिग्री सेल्सियस तापमान अत्यंत अनुकूल होता है और उसके उपयोग से धान की फसल में 5 से 15% तक की बढ़ोतरी होती है। आजोला जो है वो वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन को कार्बोहाइड्रेट और अमोनिया में बदल सकता है और साथ ही ये मिट्टी में मौजूद सूक्ष्म जीवों एवं पौधों की
जड़ों को ऑक्सीजन उपलब्ध कराने में भी मदद करता है। ये धान के सिंचित खेती से वाष्पीकरण की दर को कम करता है, जिससे पानी की बचत भी होती है। आजोला के उपयोग से पौधों को लगभग 20 से 40 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से नाइट्रोजन खाद मिल जाती है, जिससे उपज और फसल की गुणवत्ता में भी वृद्धि होती है। आजोला की प्रमुख विशेषताओं में से एक ये भी है कि ये अनुकूल वातावरण में 5 से 6 दिनों में ही इसकी वृद्धि दोगुनी हो जाती है। यदि इसे पूरे साल बढ़ने दिया जाए तो ये 300 से 350 टन प्रति हेक्टेयर तक की पैदावार दे सकता है। आजोला किसानों को कम कीमत पर बेहतर जैविक खाद मुहैया कराता है और इसके साथ ही आजोला का उपयोग पशु आहार के रूप में भी किया जा सकता है, जिससे पशुओं के दूध उत्पादन में भी वृद्धि होती है। और देश में अभी रबी फसलों की कटाई का काम लगभग पूरा हो गया है और ऐसे में किसान अभी गर्मी के सीजन में खाली पड़े खेतों में विभिन्न फसलों को लगाकर अतिरिक्त कमाई कर सकते हैं। गर्मी के दिनों में किसान कम समय में तैयार होने वाली फसलों की खेती कर सकते हैं। इसमें दलहन तिलहन के साथ ही सब्जी फसलें शामिल हैं और इसके अलावा किसान पशुओं के चारे के लिए अथवा खेतों में हरी खाद तैयार करने के लिए विभिन्न उपयुक्त फसलों की खेती कर सकते हैं। वर्तमान मौसम को देखते हुए भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली पूसा के वैज्ञानिकों ने किसानों के लिए सलाह जारी की है, जिसमें उन्होंने किसानों को इस समय लगाई जाने वाली फसलों और उसकी किस्मों के बारे में जानकारी दी है। इसमें आपको बता दें कि दलहन तिलहन के साथ ही सब्जी एवं चारा फसलें शामिल हैं। किसान अभी कर सकते हैं जायद मूंग की बुआई। पूसा संस्थान द्वारा जारी सलाह में बताया गया है कि किसान अभी अपने खेतों में मूंग की बुआई कर सकते हैं और किसान बुआई के समय इस बात का ध्यान रखें कि खेत में पर्याप्त नमी मौजूद हो। और अभी का तापमान फ्रेंच बीन्स, सब्जी, लोबिया, चौलाई, भिंडी, लौकी, खीरा, तुरई आदि तथा गर्मी के मौसम वाली मूली की सीधी बुआई के लिए अनुकूल है। इन सब्जियों के बीजों के अनुकरण के लिए ये तापमान उपयुक्त होता है। पूसा संस्थान की ओर से बताया गया है कि यदि रबी सीजन की फसलों की कटाई का काम पूरा हो गया है तो किसान अपने खेतों में हरी खाद के लिए ढेंचा, सनई अथवा लोबिया की बुआई कर सकते हैं। किसान पशुओं के लिए हरे चारे हेतु मक्का, बाजरा, लोबिया आदि चारा फसलों की बुआई भी इस सप्ताह कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, जहां तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में मौसम ने करवट ले ली है। शहर के कुछ हिस्सों में जोरदार बारिश देखने को मिली है। बारिश की वजह से लोगों को गर्मी से काफी राहत मिली है। और एक प्रमुख ब्रिटिश साइंस जर्नल नेचर में छपे एक लेख में इस बात का जिक्र किया गया है कि भारत कैसे साइंस पावर हाउस बन सकता है। लेख में बताया गया है कि भारत विज्ञान महाशक्ति बनने की दिशा में अग्रसर है। अमेरिका और चीन के बाद अनुसंधान के क्षेत्र में भारत दुनिया के अग्रणी देशों में शामिल है। पिछले कुछ वर्षों में विज्ञान और अनुसंधान के क्षेत्र में सरकार द्वारा की गई पहलों का उल्लेख किया गया है। लेख में दवा उद्योग और अंतरिक्ष के क्षेत्र में भी भारत की बढ़ती ताकत का जिक्र किया गया है। लेख में इस बात का भी जिक्र है कि इस दशक के अंत तक भारत चीन और अमेरिका के बाद तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन सकता है। CSIR राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला के पूर्व निदेशक डॉक्टर दिनेश असवाल ने कहा है कि भारत ने विज्ञान और तकनीक के क्षेत्र में पिछले एक दशक में अभूतपूर्व सफलता हासिल की है। विज्ञान और तकनीकी के क्षेत्र में पिछले एक दशक में अभूतपूर्व सफलता हासिल की है, चाहे वो स्पेस रिसर्च हो, न्यूक्लियर रिसर्च हो, एग्रीकल्चर रिसर्च हो और खासकर बेसिक साइंसेज में पब्लिकेशंस के मामले में भारत बहुत अग्रणी रहा है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि मोदी सरकार की तीसरे टर्म में विज्ञान और तकनीकी के क्षेत्र को एक्स्ट्रा फंडिंग मिलेगी, जिसके कारण भारत नंबर 1 पोजीशन जरूर हासिल करेगा। और DRDO के पूर्व वैज्ञानिक रवि गुप्ता ने कहा है कि पिछले एक दशक में हमारे देश ने विज्ञान और तकनीक समेत हर क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति हासिल की है। हमारा देश आर्थिक रूप से मजबूती से आगे बढ़ रहा है। हम बहुत जल्दी $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनने जा रहे हैं। हमारी सरकार ने पिछले एक दशक में
अर्थव्यवस्था के लिए बहुत सारे काम किए हैं। विज्ञान अनुसंधान में भी हमारी तुलना दुनिया के अग्रणी देशों में की जाती है। और देश में किसानों के लिए कृषि को सरल बनाने के लिए कृषि मंत्रालय ने कृषि यंत्रीकरण की शुरुआत की है। इस मिशन का उद्देश्य कृषि कार्यों जैसे कि जुताई, बुआई, रोपाई, सिंचाई, कटाई आदि के लिए कृषि मशीनरी एवं उपकरणों के उपयोग को बढ़ावा देना है और इसके माध्यम से किसानों को नवीन और आधुनिक कृषि उपकरणों के बारे में जानकारी भी प्रदान की जाती है। और कृषि बाजार विकास पर भारत जर्मन सहयोग AMD परियोजना के तहत जर्मनी ने राजस्थान के रामगंज मंडी से 19 मीट्रिक टन धनिया की दूसरी शिपमेंट प्राप्त की है और इस विषय में कृषि मंत्रालय ने जानकारी साझा की है। और आगे बढ़ते हैं, जहां बिजली मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक देश में बिजली की खपत इस साल अप्रैल के पहले पखवाड़े में सालाना आधार पर करीब 10% बढ़कर 70.66 अरब यूनिट रही है, जो एक साल पहले इसी अवधि में 64.24 अरब यूनिट थी। ये आर्थिक गतिविधियों में सुधार को दर्शाता है। मंत्रालय ने इस साल अप्रैल से जून के बीच बिजली की अधिकतम मांग 260 गीगावाट रहने का अनुमान जताया है। पिछले साल सितंबर में बिजली की अधिकतम मांग 243 गीगावाट रही, जो अब तक का सबसे ऊंचा आंकड़ा है। और किसान समाचार में अब जान लेते हैं देश भर की मंडी का भाव। कृषि उपज मंडियों में शुक्रवार को मूंग की आवक सामान्य देखने को मिली। हाजिर भाव पर नजर डालें तो एग मार्केट के मुताबिक 18 अप्रैल को गुजरात की राजकोट मंडी में मूंग का भाव रहा 8,750 रुपए, जो कि 19 अप्रैल को 200 रुपए चढ़कर 8,950 रुपए पर पहुंच गया। वहीं केरल की पालक्कड़ मंडी में 18 अप्रैल को मूंग का भाव रहा 13,300 रुपए, जो कि 19 अप्रैल को 100 रुपए गिरकर 13,200 रुपए हो गया। उत्तर प्रदेश की अलीगढ़ मंडी में 19 अप्रैल को मूंग का भाव 50 रुपए टूटकर 8,850 रुपए से 8,800 रुपए पर आ गया। राजस्थान की ही कोटा मंडी में 19 अप्रैल को मूंग का भाव रहा 7,800 रुपए, जबकि राज्य की ही जोधपुर मंडी में इस दौरान मूंग के सौदे 7,500 रुपए पर हुए। घरेलू स्तर पर इस साल कुल मूंग की पैदावार में कमी का अनुमान जताया गया है। कृषि मंत्रालय के दूसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक देश में साल 2023-24 के दौरान मूंग की पैदावार 15,60,000 टन होने की उम्मीद है, जो बीते साल की समान अवधि के दौरान 36,76,000 टन रही थी। वहीं बात कुल दलहन की करें तो घरेलू स्तर पर इस साल कुल दलहन की पैदावार में कमी देखने को मिल सकती है। कृषि मंत्रालय के दूसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक देश में साल 2023-24 के दौरान कुल दलहन की पैदावार 234.42 लाख टन होने की उम्मीद है, जबकि बीते साल इस दौरान कुल दलहन की उपज 260.58 लाख टन रही थी। प्रोटीन से भरपूर दालों के निर्यात की बात करें तो देश से होने वाले दालों के निर्यात में इस साल कुछ कमी देखने को मिली है। दलहन के निर्यात में चालू वित्त वर्ष के पहले 10 महीनों के दौरान पिछले वित्त वर्ष की समान अवधि की तुलना में घटा है। एपीडा के मुताबिक साल 2023-24 में अप्रैल से जनवरी महीने के दौरान कुल दलहन का निर्यात 4,56,435 टन का हुआ है, जबकि साल 2022-23 के दौरान दलहन का कुल निर्यात 5,39,454 टन का हुआ था। यानी इस साल कुल दलहन के निर्यात में करीब 83,000 टन की कमी देखने को मिली है। शुक्रवार को ज्यादातर कृषि उपज मंडियों में टमाटर की आवक सामान्य देखने को मिली। भाव की बात करें तो 19 अप्रैल को टमाटर के सौदों में उठापटक के साथ कारोबार हुआ, जबकि कुछ मंडियों में इस दौरान टमाटर के भाव में कोई बदलाव देखने को नहीं मिला।
एग मार्केट के मुताबिक राजस्थान की विजयनगर मंडी में 18 अप्रैल को टमाटर का भाव था 850 रुपए। 19 अप्रैल को इसके भाव में 100 रुपए की तेजी आई और भाव जा पहुंचा 950 रुपए। राज्य की सूरतगढ़ मंडी में बीते 2 दिनों के दौरान टमाटर के भाव स्थिर रहे। यहां 18 और 19 अप्रैल को टमाटर 1500 रुपए पर बिका, जबकि उत्तर प्रदेश की अलीगढ़ मंडी में टमाटर के सौदे नरमी के साथ हुए। यहां 19 अप्रैल को टमाटर का भाव 100 रुपए टूटकर 2000 रुपए से 1900 रुपए पर आ गया। वहीं गुजरात की सूरत मंडी में 19 अप्रैल को टमाटर का कारोबार 1000 रुपए पर हुआ, जबकि पंजाब की गढ़शंकर मंडी में टमाटर 2000 रुपए पर बिका। बात टमाटर की पैदावार की करें तो इस साल टमाटर की पैदावार में कमी देखने को मिल सकती है। कृषि मंत्रालय की बागवानी फसलों के लिए जारी पहले अग्रिम अनुमान के मुताबिक साल 2022-23 में टमाटर की पैदावार 20.62 मिलियन टन हुई है, जबकि पिछले साल की समान अवधि के दौरान टमाटर की उपज 20.69 मिलियन टन रही थी। और मंडी खबर के बाद अब बात करते हैं मौसमी खेती की। किसान इस मौसम में कैसे रखें अपनी खेती का ख्याल, आइए देखते हैं। कोंकण के किसान इस समय चीकू, केला और आम के नए बागों के अलावा सब्जियों के खेतों में हल्की और निरंतर सिंचाई करते रहे। इसके साथ ही यहाँ नारियल और सुपारी के बागों में छोटे पौधों को चिलचिलाती धूप से बचाने के लिए शेड नेट लगाएं। इसके साथ ही यहाँ केले के गुच्छों को चिलचिलाती धूप से बचाने के लिए केले के पत्तों या बोरे से ढक दें। कोंकण में ही आम और काजू को गर्मी से बचाने के लिए तनों के आधार पर बोर्डो पेस्ट लगाएं। इसके साथ ही यहाँ सुबह के समय तैयार आम की तुड़ाई करें। कोंकण के किसान इस समय काजू और तरबूज की तुड़ाई भी करने। इसके अलावा यहाँ धान के खेतों में 7 से 10 सेंटीमीटर जल स्तर बनाए रखें। मध्य महाराष्ट्र में तैयार प्याज की खुदाई के अलावा भिंडी और ग्वार फली की तुड़ाई करें। इसके अलावा यहाँ अनार और अंगूर की तुड़ाई भी करते रहें। यहीं इस समय केले और टमाटर के नए पौधों को सहारा दे। इसके अलावा मूंगफली, गन्ना, बाजरा, सब्जियों और बागों में जरूरत के अनुसार सिंचाई करें। मध्य महाराष्ट्र के किसान 16 से 18 सप्ताह के हो चुके गन्ने के खेतों में मिट्टी चढ़ाने का काम करें। यहाँ इस समय अंगूर की बेलों में छटाई करें। मराठवाड़ा के किसान हल्दी और प्याज की खुदाई करें। इसके अलावा यहाँ तरबूज, खरबूज, अंगूर, आम और चीकू की तुड़ाई करें। यहीं मूंगफली, सब्जियों और बागों में जरूरत के अनुसार सिंचाई करें। विदर्भ के किसान जल्द से जल्द तैयार सब्जियों और फलों की तुड़ाई कर लें। ये समय मूली की का छिड़काव करें।
और खेती किसान से जुड़ी खबरों के बाद आइए अब नजर डाल लेते हैं कुछ और खबरों पर। खास खबर में भाजपा के स्टार प्रचारक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र के नांदेड़ में चुनावी रैली को संबोधित किया। उन्होंने केंद्र में तीसरी बार सरकार बनाने के लिए जनता का आशीर्वाद मांगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि कांग्रेस के शहजादे को वायनाड में संकट दिख रहा है। दिल्ली शराब घोटाला मामले में मनीष सिसोदिया को राउस एवेन्यू कोर्ट से झटका लगा है। राउस एवेन्यू कोर्ट ने मनीष सिसोदिया की नियमित जमानत याचिका पर फैसला सुरक्षित रखा है। राउस एवेन्यू कोर्ट 30 अप्रैल को अपना फैसला सुनाएगा। बिहार के पूर्णिया से निर्दलीय लोकसभा प्रत्याशी पप्पू यादव ने राष्ट्रीय जनता दल राजद के नेता तेजस्वी यादव पर तंज कसा। पप्पू यादव ने कहा है कि अपने कार्यकाल में तेजस्वी यादव ने पूर्णिया और मधेपुरा के विकास के लिए कुछ काम नहीं किया। पप्पू यादव ने दावा किया है कि वो पूर्णिया के हित के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेजस्वी यादव ने प्रथम चरण के मतदान के बाद भाजपा पर तंज कसते हुए कहा है कि उनकी फिल्म पहले दिन ही सुपर फ्लॉप हो गई। तेजस्वी यादव ने दावा किया है कि इस बार बिहार में लोकसभा चुनाव के परिणाम चौंकाने वाले होंगे। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश ने राजस्थान के जोधपुर में प्रेस वार्ता के दौरान कहा कि उत्तर पूर्वी राज्य के लोगों को ये समझ आ गया है कि भाजपा की जीत यानी कि संविधान खतरे में है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लोकसभा चुनाव के पहले चरण में हुए मतदान में भाजपा के पक्ष में भारी मतदान किए जाने का दावा किया। उन्होंने कहा है कि जनता पीएम नरेंद्र मोदी के विकास कार्य से संतुष्ट है और 400 पार के साथ केंद्र में आगामी सरकार भाजपा की ही बनेगी। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने प्रथम चरण के मतदान के बाद दावा किया है कि भाजपा के पहले दिन का पहला शो ही फ्लॉप हो गया है। पहले चरण की हवा भारतीय जनता पार्टी का यूपी समेत पूरे देश में सफाया करेगी। आंध्र प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी ने काकीनाडा में चुनावी रैली की। इस दौरान उन्होंने विरोधी दलों पर खूब हमला बोला और कहा कि राज्य में इस समय कोई विकास के काम कर सकता है तो वो सिर्फ उनकी पार्टी है। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने ओडिशा की नवीन पटनायक सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि देश की एक बड़ी नदी महानदी हीराकुंड से होकर बहती है, लेकिन अभी भी इस जगह पर पानी की भारी कमी है। ये राज्य सरकार की नाकामी है। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने राजस्थान में मतदान कम होने पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि हर जगह मतदान का प्रतिशत कम हुआ है और इसके कई कारण हैं, लेकिन हमें पूरा भरोसा है कि हम 25 से 25 सीटें जीतेंगे। और पंजाब के संगरूर जिले के जेल में कैदियों के बीच लड़ाई में 2 लोगों की मौत हो गई और 2 की हालत गंभीर बताई जा रही है। कैदियों ने आपस में एक दूसरे पर तेज धार हथियार से हमला किया। हमले के बाद 4 कैदियों को संगरूर अस्पताल भर्ती कराया गया है। भारतीय अर्थव्यवस्था और उसके प्रदर्शन पर बात करते हुए IMF एशिया और पैसिफिक रीजन के निदेशक कृष्णा श्रीवास्तव ने कहा है कि भारत ने हाल के दिनों में कई बड़ी मुसीबतों का सामना किया है और इतनी चुनौतियों के बावजूद भारत में 2024-25 में 6.8% की आर्थिक वृद्धि एक बड़ी बात है। और केरल के त्रिशूर शहर में हजारों लोग प्रतिष्ठित त्योहार त्रिशूर पूरम में शामिल हुए। इस प्रसिद्ध बड्डकुनाथन मंदिर के विशाल मैदान में पूरी भव्य के साथ आयोजित किया गया। इस वार्षिक उत्सव को आमतौर पर राज्य में त्योहारों की जननी के रूप में जाना जाता है। और किसान समाचार में आज के लिए बस इतना ही। अनुमति दें। नमस्कार।